अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी विद सबीन। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स डिस्कस किए थे, तो आज उसके बाद आने वाला एटॉमिक मॉडल यानी कि बहुत से एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे। लेकिन जो है कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह तब समझ आएगा जब आपके जहन में जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स और उसके फेलियर पॉइंट्स स्पेशली होंगे, क्योंकि ये जो बहुत से एटॉमिक मॉडल है वो एक्चुअली उन्हीं के ड्रॉबैक्स, उन्हीं के फेलियर पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो वैसे मैं आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने लास्ट लेक्चर का लिंक दे देती हूँ, जिसमें मैंने जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिटेल में पढ़ाया है। इसके अलावा हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले भी वर्बली रिवाइज कर लेते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के फेलियर पॉइंट्स, ताकि ये टॉपिक समझने में आपको आसानी हो जाए। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या था कि ये बताया गया था, अच्छा आपको पता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हुई थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी, ठीक है। और ये बताया गया था कि सेंटर जो होता है एटम का, उसमें होता है एटम के सेंटर में एक डेंस रीजन होता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस यानी कि प्रोटॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड का। तो इसका ड्रॉबैक क्या था कि अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो एक अप्रूव थ्योरी के मुताबिक, और मैं थ्योरी का नाम भी बता देती हूँ, मैक्सवेल थ्योरी है, जिसमें उन्होंने मैक्सवेल साहब ने बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी जो चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल होता है वो क्या करता है कि वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस इमिट करता है और कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ करता है, ठीक है। मीन्स अब इस केस में अगर हम देखें तो चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो है ही, आपको पता है, एक्सेलरेटेड के सेंस में कि वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है रदरफोर्ड के मुताबिक, जैसे कि उन्होंने बताया कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो मतलब कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो मतलब कि एक्सेलरेटेड पार्टिकल भी है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल हो गया। तो मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो इसको कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट करनी चाहिए और कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो उनके मुताबिक क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को लूज़ करते करते और एक वक्त ऐसा आए कि इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाए और वो न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाए, ठीक है। और इस तरह इसके नतीजे में क्या हो कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, एटम तो स्टेबल है। तो क्या हुआ कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर सके थे रदरफोर्ड, ठीक है। और इसके अलावा उनका जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट उनका जो है वो ये था, जो ड्रॉबैक था कि वो लाइन स्पेक्ट्रा नहीं समझा सके थे। यानी कि क्या किया गया था, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्पेक्ट्रा क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो प्रिज्म से हम वाइट लाइट को पास करते हैं और वो अपने 7 कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है, तो उसे हम वो जो 7 रंग हमें नज़र आते हैं, जो विबग्योर बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये जो 7 कलर्स आते हैं इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रा। और मतलब ये सारे कलर्स आ रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। लाइक ये प्रिज्म है और यहाँ से वाइट लाइट पास हुई तो एक दफ़ा इस सरफेस से टकराई और एक दफ़ा इस सरफेस से टकराई, तो इसके नतीजे में ये अपने 7 कलर्स में, 7 कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिलेगा 7 रंगों का विबग्योर, ठीक है। तो अगर ये सारे, ये इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रा, और अगर हमें जो है स्पेक्ट्रा के सारे कलर्स मिल रहे होंगे तो हम उसे कहेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर जो है वो क्या होगा कि कुछ कलर्स हैं और कुछ गायब हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वॉयलेट है, उसके बाद यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ रेड है, बीच के सारे कलर्स जो हैं वो नहीं हैं, तो इसे हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो हुआ क्या था कि उन्होंने जो है एक ली ग्लास ट्यूब, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब ली और ग्लास ट्यूब के अंदर उन्होंने हाइड्रोजन गैस को फिल किया, ठीक है। और इसके ऊपर से जब वाइट लाइट को पास किया गया तो वाइट लाइट को पास करने के नतीजे में क्या देखा गया कि यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई जिस पे हमें मिला लाइन स्पेक्ट्रा। अब ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये 2-3 कलर्स आए और बाकी के कलर्स नहीं आए, या उनकी जगह डार्क लाइंस थी, ठीक है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि यही कलर्स मिले होंगे, बस कहने का मकसद ये है कि ये लाइन स्पेक्ट्रा होता है तो ये मिला था हाइड्रोजन का,
तो ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा वो समझा नहीं सके थे कि अगर जो है क्योंकि जो है क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करने के नतीजे में हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, सारे कलर्स मिलने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन से जब लाइट पास होती है तो हाइड्रोजन भी क्या है, एक एटम है और इसमें होगा इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला क्या, लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को या किसी भी अगर कोई और गैस भी यहाँ पर डालें तो हमें लाइन ही स्पेक्ट्रा मिलेगा, तो वो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। ये थे ड्रॉबैक्स उनके। ठीक है, अब जो है इन ड्रॉबैक्स को जो है वो किन्होंने एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक डैनिश फिजिसिस्ट हैं नील बोहर साहब, जिन्होंने 1913 में अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था। जिसके मैंने यहाँ पर पोस्टुलेट्स लिखे हुए भी हैं। ठीक है, आप इसको वैसे भी पढ़ लें कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूव ओनली इन सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल, सो एन इलेक्ट्रॉन इन एन अलाउड एनर्जी स्टेट विल नॉट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड देयरफॉर विल नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ड्रॉबैक क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि वो सारी एनर्जी लूज़ करके फॉल डाउन हो जाए न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बोहर साहब ने जो है वो इसको कैसे एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ फिक्स अलाउड रीजन्स हैं। ठीक है, फिक्स अलाउड रीजन्स, फिक्स्ड एनर्जी पाथ्स, या जैसे हम एनर्जी लेवल्स, एनर्जी स्टेट्स या शेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ वो अलाउड रीजन्स हैं जहाँ पर एटम जो है वो एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये हो गया इसका पहला एनर्जी स्टेट। ये सेकंड। इस तरह ये जो अलाउड रीजन्स हैं इनको हम एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है रहते हुए इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए ना तो एनर्जी लूज़ करने की ज़रूरत है और ना ही एनर्जी गेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बात बताई कि इन्होंने नील बोहर साहब ने। इन्हें हम कहते हैं एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी पाथ्स, एनर्जी लेवल्स या शेल्स। इनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब इनकी एनर्जी क्योंकि फिक्स्ड होती है तो इनके अंदर जो भी जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो रिवॉल्व करेंगे, तो उनको एनर्जी लूज़ या गेन करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस वो अपनी पोजीशन चेंज करके हायर एनर्जी लेवल पर ना जाएं या फिर हायर से लोअर एनर्जी लेवल पर ना आएँ। ठीक है, तो ये जो सर्टेन एनर्जी पाथ्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हुए एनर्जी लूज़ या गेन नहीं करेगा, तो इसलिए कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी और कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ होने के नतीजे में जो है इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल डाउन नहीं होगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट एक्सप्लेन। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने अपना जो दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन किया है, दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें आइडिया मिला था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। ठीक है, अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है वो भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि प्लैंक्स जो है वो साहब एक बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, ये भी इन्होंने जो है ये बात ऑब्जर्व की थी कि कोई भी बॉडी जो एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब करती है तो वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं करती बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर में करती है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है जिसे एनर्जी रिलीज़ करनी है या गेन करनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूटी में जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है या अगर रिलीज़ कर रही है तो कंटिन्यूटी में जो है वो एनर्जी रिलीज़ कर रही है, बल्कि क्या होता है कि कोई बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ करती है क्वांटा की फॉर्म में। ठीक है, क्वांटा मतलब कि स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। ठीक है, अब ये एक यूनिट इसने एब्जॉर्ब किया, फिर ये दूसरा यूनिट एब्जॉर्ब किया, तीसरा यूनिट एब्जॉर्ब किया। तो ये जो एनर्जी के यूनिट्स हैं ना, इसको हम एनर्जी के पैकेट्स भी कहते हैं और इन्हें हम वेव पैकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी है तो जाहिर सी बात है वेव्स हैं ये एनर्जी की।
इन्हें हम वेव पैकेट्स भी कहते हैं, ठीक है, और हम इन्हें क्वांटा भी कहते हैं। एक्चुअली जो इसका नाम है वो है क्वांटा। अच्छा, क्वांटा जो है वो एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा एनर्जी पैकेट्स होंगे तो हम उसके लिए क्वांटा यूज़ करेंगे, और अगर एक जो है वो एनर्जी पैकेट की बात की जाएगी तो सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे हम क्वांटम, ठीक है। तो ये जो है वो बताया गया कि जो बॉडी है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज़ करेगी क्वांटा की फॉर्म में, यानी कि कुछ एनर्जी पैकेट्स होंगे, सर्टेन यूनिट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस मैनर में जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो इस क्वांटम थ्योरी से जो है वो नील बोहर साहब को आइडिया मिला कि ओके, लाइक ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी एनर्जी जो गेन या रिलीज़ करते हैं ये क्वांटा की फॉर्म में करते हैं। अब वो किस तरह, अब वो इस तरह कि आपको पता है कि अभी हमने बताया कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ नहीं हो रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्टेन अलाउड रीजन्स में रहकर जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये लाइन स्पेक्ट्रा कहाँ से आता है? लाइन स्पेक्ट्रा इस तरह आता है स्टूडेंट्स के, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है ये लोअर एनर्जी लेवल में है फॉर एग्जांपल, और ये यहाँ से हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, ठीक है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो ऑब्वियसली इसको हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो होगी वो क्या होगी, पैकेट्स के फॉर्म में होगी, जैसे कि हमने अभी बताया कि क्वांटा की फॉर्म में होगी, ठीक है। अब जब भी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, तो वो वहाँ पर जाने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ जाकर वो क्योंकि स्टेबल नहीं होता तो फ़ौरन से क्या होता है कि वो वापस आता है, और जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है उसे फ़ौरन से वो रिलीज़ भी कर देता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है। अब मैंने आपको बताया कि हर जो शेल हैं इनकी एनर्जी बहुत फिक्स्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको मिसाल दे रही हूँ कि ये जो पहला ऑर्बिट है इसकी एनर्जी है 10 यूनिट, ठीक है। अब ये जो दूसरा ऑर्बिट है इसकी एनर्जी है लेट्स से 20 यूनिट्स, ठीक है। और जो थर्ड एनर्जी लेवल हम आपको बता रहे हैं, जस्ट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इस अलाउड रीजन की जो वो है एनर्जी लेट्स से इट्स 35 यूनिट्स। अब ये यूनिट कोई भी हो सकता है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो एग्जांपल दे रही हूँ। अब क्या होगा कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एनर्जी लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से यहाँ हायर एनर्जी लेवल पर जाना है, तो इसके लिए इसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, 10 इसके पास है और इसको 20 में जाना है, तो इसको 10 यूनिट एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ से जो भी लाइट पास की जाएगी, ठीक है, जो वाइट लाइट होगी जिसमें सारे कलर्स होंगे, ठीक है, तो ये जब लाइट पास की जाएगी तो इधर से ये कौन सा एनर्जी पैकेट उठाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाइट लाइट के कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और यानी कि जो एनर्जी पैकेट्स या जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं वो हैं, ठीक है। अब इसको फॉर एग्जांपल ये येलो कलर है, ठीक है, ये येलो कलर का एनर्जी पैकेट है, यानी कि ये वो एनर्जी पैकेट है जिसकी एनर्जी जो है वो 10 यूनिट है, ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है जो येलो कलर की है, यानी कि ये येलो कलर का एनर्जी पैकेट है और इसकी एनर्जी जो है वो 10 यूनिट है। तो इसको अगर जो है वो यहाँ से हायर एनर्जी लेवल पर जाना होगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो इन कंपोनेंट्स में से कौन से कलर को एब्जॉर्ब करेगा, येलो कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इसने येलो कलर एब्जॉर्ब किया और इस तरह क्या हुआ कि ये गया जंप करके इधर, और क्योंकि हमने आपको बताया कि हायर एनर्जी लेवल पर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो वहाँ पर स्टेबल नहीं होगा, तो जस्ट फॉर सेक ऑफ इट्स स्टेबिलिटी ये वापस आ जाएगा फ़ौरन से, और जब वापस आएगा तो जो एनर्जी इसने रिलीज़ की होगी वो उसको फ़ौरन से एमिट भी करेगा, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी उसे वो फ़ौरन से एमिट भी करेगा। यानी कि इसने यहाँ पर येलो कलर जो है एब्जॉर्ब किया था, तो ये यहाँ पर अगर हम इसका इमिशन स्पेक्ट्रा देखें, इमिशन स्पेक्ट्रा देखें तो स्क्रीन में हमें कौन सा कलर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, येलो कलर, और इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस अपनी कंडीशन में भी आ जाएगा, ठीक है।
और स्क्रीन में हमें मिल गया येलो कलर। और इसी तरह अगर हम एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रा देखेंगे तो यहाँ से कौन सा कलर डिसअपेयर हो जाएगा, येलो कलर डिसअपेयर हो जाएगा या उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह हम फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 35 यूनिट्स इसकी इस वाले एनर्जी स्टेट का की जो वैल्यू है वो 35 यूनिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ आना है, यानी कि सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे आना है। तो इन दोनों के दरमियान एनर्जी का कितना डिफरेंस है, हमने आपको बताया था कि ये जो सेकंड वाला है इसकी एनर्जी है 20 यूनिट्स और इसकी है 35 यूनिट्स, तो इन दोनों में 15 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब 15 एनर्जी वाला यहाँ पर कौन सा कॉम्पोनेंट है या कौन सा एनर्जी पैकेट है, ये वो पैकेट है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी है जो रेड कलर की होती है। ठीक है, यानी कि इसकी एनर्जी है 15 यूनिट्स और इसकी फ्रीक्वेंसी है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जो हमें शो कर रहा है रेड कलर। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आना चाहेगा तो यहाँ से कौन सा कंपोनेंट या कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा। रेड कलर यहाँ से डिसअपेयर होगा और इधर आ जाएगा, ये एब्जॉर्ब करके इधर जंप करेगा। ठीक है, और जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा तो फ़ौरन से वापस जाएगा अपने ओरिजिनल लेवल पर। ठीक है, और यहाँ पर जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो रेड कलर वाली एब्जॉर्ब की थी, तो यहाँ पर रेड कलर वाली को ही रिलीज़ करेगा जब वो अपने ओरिजिनल लेवल पर वापस आएगा। तो स्क्रीन में हमें रेड कलर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी जो कलर या जो एनर्जी पैकेट्स जिस एनर्जी पैकेट्स का जो है वो कलर ये एब्जॉर्ब करेगा कोई इलेक्ट्रॉन और उसी को इमिट करेगा, तो इमिशन स्पेक्ट्रम में हमें वही कलर्स नज़र आएंगे जस्ट, इसलिए सारे हमें कलर्स नहीं मिलेंगे। और इसी तरह अगर हम एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रा देखेंगे तो जो कलर्स यहाँ से एब्जॉर्ब हो गए होंगे उनकी इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो रीज़न था तो कि किस तरह जो है वो हमें इमिशन स्पेक्ट्रम में जो है वो हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस उन्होंने ली तो हमें जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिलता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, हर पैकेट की अपनी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के, यानी कि इस एनर्जी इसकी जाहिर सी बात है एनर्जी की वेव्स हैं तो इनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाने के लिए जो है वो कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो प्लैंक्स ने जो है वो डॉक्टर प्लैंक्स ने जो है वो यहाँ पर एच लगाया था जिसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी एक जो है वो कांस्टेंट वैल्यू भी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ये किसके बराबर हो गई, इज इट इक्वल्स टू H न्यू, क्योंकि जो एनर्जी पैकेट एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो इन्हीं कंपोनेंट्स में से कोई एक है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। और ये जो है वो रदरफोर्ड के बाद आया था बोहर से एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और उनके जो है इन्होंने भी जो है जस्ट इसमें अलाउड रीजन्स की बात की है, बाकी इसमें भी जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस तो लाइक आपको पता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हो ही गया है। उन्होंने जस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के रीजन्स की बात नहीं की थी और इन्होंने इलेक्ट्रॉन के फिक्स पाथ्स की बात की है। तो ये इस तरह जो है वो बोहर से एटॉमिक मॉडल भी आपका कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो एक दो छोटे टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम कंप्लीट करके ये चैप्टर क्लोज़ कर देंगे। तब तक के लिए सबीन आदिल को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।